रवि एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आखिर सत्ता चलती कैसे है? क्या दौलत, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और एक गहरी चुप्पी के बीच कोई छिपा हुआ कोड है? आज हम सत्ता के इसी डीएनए को डीकोड करने वाले हैं। उस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे जो पहली नजर में शायद ही किसी को दिखाई देता हो। इस पूरे डीएनए को समझने के लिए हम 5 चैप्टर से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नए महाराजाओं की, फिर चलेंगे एक सुनहरे एक्सप्रेसवे की तरफ, देखेंगे अनियमितताओं की पूरी माला, फिर उस अदृश्यता के चोगे को हटाएंगे जो सब कुछ ढक रहा है, और आखिर में जानेंगे कि कैसे निगरानी करने वालों पर ही नकेल कसी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। ये कहानी है 2014 से 2024 के बीच की। हमारे चुने हुए नुमाइंदों की संपत्ति में जो विस्फोटक उछाल आया है, आखिर उसकी वजह क्या है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 110%। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के मुताबिक जो 102 सांसद दोबारा चुनकर आए, उनकी संपत्ति में औसतन 110% की बढ़त हुई। मतलब संपत्ति सीधी 2 गुने से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। अब ये चार्ट देखिए, ये कहानी को और भी साफ कर देता है। 2014 में इन्हीं सांसदों की औसत संपत्ति थी करीब 16 करोड़, और 10 साल बाद ये आंकड़ा उछलकर 33 करोड़ के पार पहुंच गया। सवाल तो उठता है कि आखिर ये कौन सा ग्रोथ मॉडल है? और रुकिए, ये तो सिर्फ औसत था। जब हम कुछ खास मामलों को देखते हैं तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक सांसद की संपत्ति में 162 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़त हुई, तो दूसरे की संपत्ति 747% बढ़ गई, मतलब 7 गुना से भी ज्यादा। ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि जितनी लंबी सत्ता उतनी बड़ी तिजोरी। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये जानकारी कहीं हवा से नहीं आई है। ये एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच जैसी संस्थाओं की पड़ताल पर आधारित है, और इसका सोर्स खुद नेताओं के चुनावी हलफनामे हैं। जी हाँ, ये उन्हीं के दिए हुए दस्तावेजों से निकला सच है। तो ये पैसा आ कहां से रहा है? चलिए अब पैसे के इस बहाव का पीछा करते हैं, और ये हमें सीधे ले जाता है हमारे दूसरे चैप्टर पर, सुनहरा एक्सप्रेसवे, यानी देश की सबसे विवादित सड़क परियोजनाओं में से एक, द्वारका एक्सप्रेसवे। अब ये देखिए, ये देश के सबसे बड़े ऑडिटर सीएजी के रिपोर्ट का सबसे बड़ा खुलासा है। बाईं तरफ है वो कीमत जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी, 18 करोड़ प्रति किलोमीटर, और दाईं तरफ असल लागत 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। सीधा सीधा 14 गुना ज्यादा। ये पैसा आखिर गया कहां? और सोचिए, द्वारका एक्सप्रेसवे तो बस एक छोटा सा हिस्सा था। ये तो एक बहुत बड़े राष्ट्रीय प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना का एक पार्ट था, और जब सीएजी ने इस पूरे प्रोजेक्ट की कुंडली खंगाली तो जो निकला वो और भी चौंकाने वाला था। सीएजी की रिपोर्ट में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो खुद ही पूरी कहानी बयां करते हैं। असंख्य कमियां, टेंडर प्रक्रिया का खुला उल्लंघन। रिपोर्ट ये भी बताती है कि प्रोजेक्ट्स को बिना किसी ठीक ठाक वित्तीय या तकनीकी जांच के ही हरी झंडी दे दी गई। मतलब प्रोजेक्ट पास होगा या नहीं ये तय होने से पहले ही ठेके बांटने की तैयारी शुरू हो गई थी। अब जब ऐसी रिपोर्ट सामने आएगी तो जाहिर है राजनीति में तो भूचाल आएगा ही। विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया और सरकार पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार और लूट के आरोप जड़ दिए। ये कहा गया कि यह विकास का नहीं, विनाश का हाईवे है। इतना सब कुछ होने के बाद जवाब तो बनता है ना? सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन क्या हो अगर सवाल पूछने का रास्ता ही धीरे धीरे बंद कर दिया जाए? यही है हमारा चौथा चैप्टर, अदृश्यता का चोगा। देखिए कैसे आम नागरिक के सबसे बड़े हथियार आरटीआई को एक एक करके बेअसर किया गया। पहले 2019 में कानून बदलकर सूचना आयुक्तों को सरकार के कंट्रोल में लाया गया। फिर बड़े बड़े पद महीनों तक खाली रखे गए ताकि कोई अपील ही ना सुन सके। और अब एक नया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है जिसकी आड़ में जानकारी देने से ही मना कर दिया जाता है। और इसका नतीजा क्या हुआ? एक नया मंत्र, नो डेटा अवेलेबल। कोई भी मुश्किल सवाल पूछो, एक ही जवाब मिलता है, हमारे पास डेटा नहीं है। बस बात खत्म। पारदर्शिता की जगह अब इस एक लाइन ने ले ली है। तो आरटीआई को तो कमजोर कर दिया, लेकिन उन संस्थाओं का क्या जो ये डेटा निकालती हैं, जो ये मुश्किल सवाल पूछने की हिम्मत करती हैं? हमारा आखिरी चैप्टर इसी पर है, निगरानी करने वालों पर ही नकेल कसना। समझिए, सीएजी जैसी संस्थाएं लोकतंत्र के गार्ड की तरह होती हैं। इनका काम ही है सरकार पर नजर रखना, ये देखना कि जनता का पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं। ये हमारे भरोसे के रखवाले हैं।
तो इन रखवालों के साथ क्या हुआ? जिन अधिकारियों ने, जी हाँ, जिन अधिकारियों ने द्वारिका एक्सप्रेस वे पर वो विस्फोटक रिपोर्ट लिखी थी, उनका चुपचाप तबादला कर दिया गया। ये सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं था, ये एक साफ संदेश था पूरे सिस्टम के लिए। तो अब ये पैटर्न बिल्कुल साफ है। सत्ता का डीएनए डिकोड हो चुका है। पहले संपत्ति में बेहिसाब इजाफा, फिर सरकारी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ झाला, उसके बाद जानकारी के सारे रास्ते बंद करना और आखिर में जो सवाल उठाए उसे ही रास्ते से हटा देना। तो सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यही है, जब रखवालों को ही चुप करा दिया जाएगा तो फिर सत्ता से सवाल पूछेगा कौन? जवाबदेही कौन तय करेगा?